हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो उसका आज हम अपना फोर्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा अल्टरनेटिव सेंटर्स पावर। इससे पहले हमने चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा, चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इन सब की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारा जो वीडियो सीरीज का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चलता है। संडे संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं जो कि हमारा यूनिट वाइज डिवाइडेड है। अभी हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है जो कि है हमारा हिस्ट्री का। सेकेंड यूनिट जो होगा हमारा वो होगा हमारा पॉलिटिकल का। और थर्ड यूनिट जो होगा वो होगा हमारा जियोग्राफी का। फोर्थ यूनिट होगा हमारा इकोनॉमिक्स का। और जो फिफ्थ यूनिट होगा हमारा वो होगा सी सेट का। तो इस तरीके से हमारा संडे का सीरीज बटा हुआ है, यानी कि हर संडे को हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं, जिसमें जो हमारा पहला यूनिट चल रहा है जिसमें हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। इस अभी चल रहा है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस संडे को हमने 2010 से लेकर के 2012 तक के वो क्वेश्चंस डिस्कस किया था जो कि यूपीएससी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट से डायरेक्ट पूछा हुआ। उसके बाद मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम अभी एनसीईआरटी और उसके पैरेलल में एक जो स्टैंडर्ड बुक है जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने एनसीईआरटी में क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 के फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कह सकते हैं ये दोनों किताब कंप्लीट की जा चुकी है। बहुत ही ज्यादा ब्रीफली में हमने डिस्कस किया था, तो वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट होगा 12th क्लास का, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लिया है विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। आपको हर एक कोर्स चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हमने डिस्कस किया था, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों का आपको 2 टेस्ट भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपका प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। यानी इस बार जो 2023 में जिस कैंडिडेट ने या जिस स्टूडेंट ने एपीएफओ का फॉर्म भरा उसके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम क्लास 12 की जो आज फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, इसमें हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि जो भी अलग अलग एरिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जैसे कि आपका हो आसियान या नाटो कह सकते हो, नाटो, आसियान, सार्क, ये सब आपका क्या है, ये सब एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम यूरोपीय यूनियन के बारे में समझेंगे। फिर अगर हम विश्व पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन्फ्लुएंस रहा है यूरोपीय यूनियन का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इफेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। तो इसमें हम जो भी इफेक्ट रहा था यूरोपीय यूनियन का इकोनॉमिक्स के बेस पे, पॉलिटिकल बेस पे या मिलिट्री इफेक्ट पे, तो ये सारी चीजें हम फर्स्ट यानी कि फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर क्या डिस्कस करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान के बारे में। फिर क्या रोल है आसियान का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
चाइनीज इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। फिर इंडिया का जो रिलेशन है चाइना के साथ उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमने कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर था, कोल्ड वॉर वाला, उसमें हमने रसिया के साथ इंडिया की रिलेशन, यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशंस को डिस्कस किया था। लेकिन फोर्थ चैप्टर में इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यानी कि जो हमारा 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी बेस तैयार करने का काम करेगा। हमारी जो क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है, हर एक उस स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे वो क्लास 12th में सीबीएसई पैटर्न से वो एग्जाम दे रहा हो, या यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में जिसका ऑप्शनल पीएसआईआर रहा हो, उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब हम जीएस 2 की बात करते हैं, उसमें भी क्या है कि एक इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आप पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन की ही बात कर लीजिए, तो उसके लिए भी ये चैप्टर आपके लिए, यानी कि जो हमारी बुक है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जापान का जो राइज हो रहा है एक सनराइजिंग की तरह इकोनॉमिक्स फील्ड में, जो कि एक सबसे छोटा देश है, तो उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और यूरोपीय यूनियन के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, यानी कि जो हमारा अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ जो पावर है, इसमें हम मेनली दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा हमारा यूरोपीय यूनियन और दूसरा होगा हमारा आसियान। यानी कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से एक रीजनल लेवल पे इन्होंने एक स्पेशल रोल प्ले किया, सिर्फ उसी को नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए इन जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कहा गया था, एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर भी कहा गया। फिर हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से चाइना का इकोनॉमिक राइज हुआ। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सनराइज की तरह नेशंस उभर करके इकोनॉमिक्स फील्ड में निकल करके आया। यानी कि जापान जो कि एक छोटा सा कंट्री है, स्मॉल सा पार्ट है, छोटा पॉपुलेशन वाला जो एक नेशन है, किस तरीके से वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स उभर करके आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हम इन सबको बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। आखिर क्षेत्रीय संगठन कहते किसे हैं? अगर हम वर्ल्ड मैप पे एक नजर डालें, तो जितने भी जो हमें कंट्रीज है, वो सब क्या है, एक जो हमारा अर्थ है, वो आपको एक अलग अलग कंटिनेंट में डिवाइड देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, एशिया और यूरोप को मिलाकर के जो वो बना है हमारा एक कंटिनेंट बना है, उसको हम कहते हैं यूरेशिया। यानी कि यूरोप प्लस एशिया को मिला हुआ जो कंटिनेंट है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। इस तरीके से क्या है, ये सारे अपने आप में क्या है, एक ग्रेट, यानी कि एक बहुत बड़े महान द्वीप के रूप में हमारे सामने है। अगर हम कुछ स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो अगर हम अपने वर्ल्ड के मैप पे नजर डालें, तो पॉलिटिकली अगर कंटिनेंट की बात करते हैं, तो क्या है, 200 से ज्यादा स्टेट में अप्रोक्स डिवाइडेड है। कितने? तो 200 स्टेट से ज्यादा। अगर हम जियोग्राफिकली के अकॉर्डिंग बात करें, लेकिन जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली अगर हम बात करते हैं, तो ये कुछ रीजन्स में बटे हुए हैं, और इनकी उस रीजन से बटे होने की वजह से, या हम बात करते हैं उनकी आइडेंटिटी की वजह से, उसको क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। फिर जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूरोप के बारे में, तो यूरोप का जो ट्रेडिशन है वो क्या है, दो रीजन्स में डिवाइडेड है। एक आपका वेस्टर्न यूरोप है और दूसरा आपका ईस्टर्न यूरोप है। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम सेंट्रल रीजन्स की बात करते हैं, जिसमें आइडेंटिफाइड किया जाता है किसको, एशिया में, जैसे कि आपका चाइना, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें हमारी कंट्री भी आती है, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो उसके बाद कुछ रीजन्स में स्पेसिफिक
यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिश की गई थी। जैसे कि बात करते हैं यूरोपीय यूनियन, हर एक जो रीजनल हमारा ऑर्गेनाइजेशंस था उन सब का अपना अपना ऑब्जेक्टिव, और अगर हम बात करते हैं जो उनका ऑब्जेक्टिव यानी कि जो उद्देश्य था, इंटेंटिव था, वो क्या था, अलग अलग था। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें कि जो भी या बात करते हैं वेस्टर्न कंट्री थी, यूरोपीय कंट्री थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर की मार झेल चुके थे। उसी के बाद हर एक रीजन में वो कोई एक ना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टैब्लिश करना शुरू किया, यानी कि स्टैब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाना प्रारंभ हुआ था। जैसे कि यूरोप के साइड बात करते हैं तो यूरोपीय यूनियन, फिर आसियान, साउथ एशियन एसोसिएशन जिसे हम सार्क कहते हैं, या हम अफ्रीकन यूनिटी की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है जो कि हमारा किसके अंदर आता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में आता है। अगर हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, जैसे कि अगर हम यूएनओ का जो चार्टर है, जो कि सेकंड हमें पता है कि 24 अक्टूबर अक्टूबर 1945 को क्या है, यूनाइटेड नेशंस को स्थापित किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की एक्ट की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि जो भी हम वो सेल्फ डिफेंस की बात करता है, और जो भी आपसी डिस्ट्रीब्यूट, अगर हम उसके चार्टर की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो चार्टर पे अगर बात करें, तो वो क्या कहता है कि जो भी आपसी मतभेद है उसको शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, सॉल्व करना, ड्यू टू द यूनिटी ऑफ पॉलिटिकल रीजन एंड आइडियोलॉजी। यानी कि वर्ल्ड लेवल पे आपको पॉलिटिकल जो रिलेशंस है और जो आइडियोलॉजी है उसको मेंटेन करके रखना, यानी कि पीसफुली मेंटेन करके रखना, हर एक स्टेट के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना, और पीसफुली हर एक डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करना। ये यूएन चार्टर की जो टेरिटरी अगर हम बात करते हैं, इसका जो मतलब है वो ये कहता है। अगर हम नाटो के डिक्लेरेशंस की बात करते हैं, हमें पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। इसी ड्यूरेशन में क्या है, नाटो की स्थापना की गई थी। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो जिसका मतलब था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इसकी जो डिक्लेरेशंस की गई थी, तो इसका जो मेन पर्पस रखा गया था, उसका जो मेन पर्पस रखा गया था, वो क्या रखा गया था कि जो भी वेस्टर्न नेशंस में है, यानी कि अगर बात करते हैं जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस में जो जो बहुत से जो नेशंस है, वेस्टर्न यूरोप, ये सब आपस में मिलकर के क्या करेंगे, पीसफुली क्या करेंगी, अपने आप को डेवलप करेंगी। जो भी डिस्ट्रीब्यूट है, इसका जो मेन पर्पस था वो एक का क्या करना था, एक तो पीस स्थापित करना था और अपना प्रोटेक्ट करना, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। इसमें अगर हम कुछ मेंबर्स की बात करते हैं, तो कौन कौन से मेंबर्स हमें देखने को मिलता है, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और पुर्तगाल। ये कुछ मेंबर्स हैं किसके, नाटो के। अगर हम इसको मैप में देखें, तो वो आपको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अगर हम वो सारे नेशंस को देखें, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका। अगर हम बात करते हैं स्वीडन, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बेलारूस, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, पुर्तगाल। ये सारे नेशंस आपको किस में देखने को मिल जाएंगे, अगर हम ये यूरोप की, ये पूरे आपको यूरोपीय नेशंस में देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इनकी बात करते हैं, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं नाटो का सदस्य देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप यूएसए देखना चाहें, तो नॉर्थ अटलांटिक के बाद ही आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, अगर हम अपने कंट्री के कंपेयर में देखते हैं तो। अब चलते हैं अपने स्लाइड पे। तो हम बात करें तो ये सारे नेशंस हमें किस में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं ये एक नाटो के सदस्य देखने को हमें मिलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा यूरोपीय यूनियन है, उसको जो क्रिएट किया गया था, यानी कि यूरोपीय यूनियन को बनाने का जो मेन मकसद था वो क्या था, यानी कि जो भी यूरोपीय यूनियन की जो नेशंस थे उनको इकोनॉमिकली डेवलप ज्यादा करना। क्यों, क्योंकि वो सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फेस कर चुके थे, और उन्होंने रियलाइज किया था कि यदि हम जितने भी जो एक अगर
पूरे यूरोपीय यूनियन को मिला के सभी को एकजुट मिला करके अगर हम एक ग्रुप बनाते हैं यूरोपीय यूनियन करके, तो हमारी क्या होगी, एक इकोनॉमिक पावर बन करके, वो एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर बन करके इमर्ज होगा, और उनकी एक बड़ी सी मार्केट क्या होगा, इंट्रोड्यूस, यानी कि एक बड़े से मार्केट के रूप में वो उभर करके आएंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, तो यूरोपियन नेशन, जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करते हैं जो कि इंग्लैंड, आप इंग्लैंड बोल लीजिए, ब्रिटेन बोल लीजिए, पुर्तगाल बोल लीजिए, फ्रांस, क्यों? क्योंकि ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर की मार झेल चुके थे, इन्हें काफी ज्यादा लॉसेस हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद भी, इसीलिए वो अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रेट या इकोनॉमिकली पावरफुल बनने के लिए, अपने आप को डेवलप ज्यादा करने के लिए उन्होंने यूरोपीय यूनियन को स्थापित किया था। फिर अगर बात करते हैं, अगर हम जो यूरोपीय कंट्रीज की बात करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर, उन्होंने क्या है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की मार को वो झेल चुके थे। तो यूरोपीय, फिर जैसे ही ये जो यूरोपीय यूनियन बना था, उसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 सॉरी 1948 में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस के नाम से। फिर यही आगे जाकर के वेस्टर्न यूरोप बन गया, किसके अंडर में, यूएसए प्लान के अंदर में। तब तो 1957 में फिर यूरोपियन इकोनॉमिक, फिर यही आगे जाके 1933 में क्या बना, किसका रूप ले लिया, तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का रूप ले लिया। फिर अगर हम बात करते यही आगे जाकर के किसका रूप ले लिया था, तो यूरोपीय यूनियन का रूप ले लिया, किससे, तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर बात करते हैं ये धीरे धीरे आगे जाकर के जो हमारा यूरोपीय यूनियन जो कि एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन था, वो एक क्या बन गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया आगे जाकर के। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो स्टेट जो मेंबर्स हैं, ये किस बात के लिए एग्री थे, कि हर एक क्षेत्र में क्या करेंगे, वो एक दूसरे का कॉर्पोरेट यानी कि सहयोग करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं किस किस में, जैसे कि अगर हम इमिग्रेशन इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, इमिग्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी एक नेशंस का आदमी जब दूसरे नेशंस में जाके, या एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में जाके जब वो निवास करता है, तो उसे कहते हैं हम इमिग्रेशन के मैटर में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। फिर जो भी हमारा फॉरेन पॉलिसी होगा, सिक्योरिटी पर्पस जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी, उसके मैटर में एक दूसरे को कॉर्पोरेट करेंगे। फिर फिर धीरे धीरे जाकर के इन्होंने एक ग्रेजुअल एडॉप्शन, यानी कि एक कॉमन करेंसी यूरो को एडॉप्ट इन्होंने कर लिया। तो ये पर्पस था यूरोपीय यूनियन। अगर हम आसियान के बारे में बात करते हैं, तो आसियान का जो डिक्लेरेशन किया गया था, वो 5 स्टेट के द्वारा मिलकर के किया गया था। कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। अब इन पांचों नेशंस को हम क्या करते हैं, मैप में जाकर के देखते हैं। तो आप ये 5 नेशंस को देख सकते हैं। ये रहा हमारा थाईलैंड, अगर हम अपनी कंट्री के कंपेयर में देखते हैं, तो ये रहा थाईलैंड, ये रहा मलेशिया, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस, और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा इंडोनेशिया। ये वो 5 ऐसे देश हैं जिसके द्वारा आसियान आसियान डिक्लेयर किया गया था। अब चलते हैं हम अपने स्लाइड पे। तो उसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव में क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि आपसी जो क्षेत्र है, उसमें क्या करना, पीसफुल, यानी कि अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में क्या करना है, एक दूसरे को सहयोग करना। ये किसका इंटेटिव था? तो ये था आसियान का। किसका था? आसियान का। उसके बाद अगर हम साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, जिसका नाम जो है सार्क। सार्क किसके द्वारा डिक्लेयर किया, यानी कि सार्क किन नेशंस के द्वारा मिल करके बनाया गया था? तो इंडिया के जितने भी जो नेबर्स कंट्री है, यानी कि भारत के जितने भी जो पड़ोसी कंट्री हैं, जैसे कि इंडिया खुद हो गया, यानी कि हमारा देश खुद हो गया था, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि आपस के पड़ोसी राज्य मिल करके
अपने हर एक सेक्टर में क्या करना है, डेवलप करना। आज के टाइम पे सार्क का जो अल्टरनेटिव है वो किसको देखा जाता है, बीमस्टेक को देखा जाता है। अब बीमस्टेक की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है और उसको कब बनाया गया था और उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य को अगर मैप में देखते हैं तो